नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में संभावित हैं, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में सीधे या उनके विश्लेषण से पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरी टेस्ट सीरीज का आखिरी वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 67 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो हमारा है 67वां नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है, टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के संस्थापक का नाम पूछा है। इसमें से आपसे ये पूछा गया है कि टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के संस्थापक कौन है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस समय ऐसे वीडियोज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 67वां प्रश्न। टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के संस्थापक कौन है? तो प्रश्न है टेस्ला के बारे में। तो टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क हैं। ठीक है ना, टेस्ला के जो संस्थापक है वो कौन है? एलन मस्क हैं। एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी की स्थापना की, हम लोग जानते हैं। और ये एक मल्टी डायमेंशनल कंपनी है जो अंतरिक्ष से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की जो एलन मस्क ने स्थापना की थी वो 1 जुलाई 2003 को की थी। 1 जुलाई 2003 को टेस्ला की स्थापना हुई थी ऑस्टिन अमेरिका में, यूएसए में। तो यूएसए में स्थापित एक कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में ये अभी टेस्ला ने ही एक अंतरिक्ष प्रोग्राम स्टार्ट करने की योजना बनाई है, जिसमें ये मानव को अंतरिक्ष में सैर सपाटे के लिए ले जाने का प्लान करेंगे। तो ऐसी भी इनकी स्कीम है। इसमें बाकी लोगों की थोड़ा सा हम लोग बात करें तो एंडी जेसी जो है ये अमेज़ॉन के सीईओ हैं। एंडी जेसी अमेज़ॉन के सीईओ हैं। अमेज़ॉन हम लोग जानते हैं कि इसकी भी स्थापना जो है तो 2003 में हुई थी। जेफ बेजोस ने किया था इसकी स्थापना अमेज़न की। तो एंडी जेसी अमेज़न के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, इसके अलावा बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, सीईओ हैं, रहे हैं। अभी तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक वो सीईओ हैं, बिल गेट्स इसके संस्थापक रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में स्थापित हुई थी और उसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फेसबुक के संस्थापक हैं और फेसबुक का बिजनेस जो वर्तमान में है वो मेटा इनकॉर्पोरेशन या मेटा प्लेटफॉर्म के नाम से चलता है। और एलन मस्क के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा 67 के बाद 68वां प्रश्न है, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का उत्पाद है। मतलब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उत्पाद प्रोडक्ट उसके द्वारा संचालित तो यूपीआई, आईएमपीएस, एनएफएस, ये सभी तीनों इसके उत्पाद हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये 2008 में स्थापित हुआ। इसकी जो स्थापना हुई वो 2008 में आरबीआई प्लस आईबीए मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के दोनों के सहभागिता से इसकी स्थापना 2008 में होती है। इसका जो मुख्यालय है एनपीसीआई का वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो एनपीसीआई एक भुगतान प्रणाली को विनियोजित करने वाली, कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना जो है तो 2008 में आरबीआई प्लस आईबीए का मतलब होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के माध्यम से, दोनों के सहयोग के माध्यम से स्थापित हुई। इसके कुछ और भी उत्पाद हैं, उनको भी देख लेना जरूरी है यहीं पर।
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी का हो सकता है। तो जैसे यूपीआई है, इसी प्रकार से एक इसका उत्पाद है NaCH। NaCH भी इसका उत्पाद है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऐसे ही एक इसका उत्पाद है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऐसे ही एक इनका है NFS, जो यहाँ पे लिखा है NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ऐसे ही इनका है भारत QR। तो भारत QR भी इसी प्रकार का एक NPCI उत्पाद है। भीम हम लोग जानते हैं NPCI का उत्पाद है। भीम के साथ साथ इनका भीम CTS एक अलग है, CTS इनका उत्पाद है, मतलब NPCI का उत्पाद है। रुपे आप लोग जानते हैं, रुपे भी NPCI का उत्पाद है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो NPCI बहुत सारे अपने प्रोडक्ट मार्केट में ई-कॉमर्स के लिए लॉन्च करके रखी है। NPCI को 2018 में गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड भी दिया जा चुका है। गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड NPCI को दिया गया है। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है। चलते हैं NPCI के चेयरमैन की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो है, अभी MD जो है इसके हैं वो दिलीप असबे इसके MD हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 59वां प्रश्न, भारत की प्रथम ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? चारों विकल्प इसमें ये रहे। भारत की प्रथम ई-कॉमर्स कंपनी ईबे, वूकॉमर्स, फैबमार्ट, फ्लिपकार्ट। इनमें से हम लोग देखें तो भारत की पहली जो ई-कॉमर्स कंपनी है वो है फैबमार्ट। फैबमार्ट जून 1999 में स्थापित हुई थी भारत में, जून 1999 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा सा और देखें तो भारत में दूसरी भारत की जो कंपनी है, दूसरी का मतलब ये अभी जो इस समय इस विकल्प में से जो दूसरी है वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है 2007 में इसकी स्थापना हुई, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें ईबे, तो ईबे जो है तो USA की है, 1995 में स्थापित हुई। वूकॉमर्स की बात करें तो वूकॉमर्स जो है वो जून 1999 में स्थापित हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है कि भारत की प्रथम ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो भारत की प्रथम ई-कॉमर्स कंपनी जो है वो है फैबमार्ट, स्थापना 1999 में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल की रानी कमलापति भोपाल में रानी कमलापति महल का निर्माण मूलतः किसने करवाया? तो भोपाल में रानी कमलापति महल का निर्माण मूलतः, इसमें थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि इसमें निर्माण मूलतः किसने करवाया, ये प्रश्न पूछा है। निर्माण करवाने और मूलतः निर्माण करवाने के बीच जो अंतर है वो ये है कि निर्माण शुरू किसने करवाया और उसमें योगदान कौन कौन ने दिया, किसने योगदान दिया। तो देखते हैं हम लोग, रानी कमलापति महल की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है, पहले ही बात हो चुकी है। मूलतः इसका निर्माण शुरू करवाए थे राजा भोज। राजा भोज ने इस महल की नींव रखी थी, इसलिए कहलाते हैं इसके मूलतः निर्माता। तो राजा भोज ने, जिनका शासन मालवा पे 1010 से 1055 तक था, उसी बीच में इस महल का निर्माण करवाया था। इसमें उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें रानी कमलापति ने भी कुछ हिस्सा बनवाया था। तो रानी कमलापति द्वारा भी इसमें कुछ बनवाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से इसका जो इसके साइड में कुछ भवन बने हुए हैं वो रानी कमलापति के बनवाए हैं। इसमें दोस्त मोहम्मद खान ने भी कुछ स्ट्रक्चर बनवाया है। तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भी इसमें कुछ स्थापना की गई है। तो बल्कि इसका आधुनिक संस्थापक, ये भोपाल का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा
इसमें कुछ हिस्सा बनवाया गया है रानी कमलापति का। खासकर इसमें जो फतेहगढ़ का किला है, इसी के बगल में फतेहगढ़ का किला कभी आपसे पूछे तो ये भोपाल में स्थित है, रानी कमलापति महल में, रानी कमलापति पैलेस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो है तो फतेहगढ़ का किला जो है तो दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था, जिनको भोपाल का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसी से ये महल जो है तो लाहौरी ईंटों से बना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण महल है। ठीक है, तो रानी कमलापति महल का निर्माण इन तीनों ने, दोस्त मोहम्मद खान, राजा भोज और रानी कमलापति, इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा करवाया है। ठीक है, तो इसमें रही बात मूलतः अर्थात उसकी नींव रखने वाले जो शासक वो राजा भोज। इसमें जो फतेहगढ़ का किला और कुछ स्ट्रक्चर बनवाने का श्रेय दोस्त मोहम्मद खान को, और रानी कमलापति ने भी इसमें कुछ सुधार और निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न क्लियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसमें है? तो इन विकल्पों में से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात और कुल लिंगानुपात ये बालाघाट में है। यहाँ की बात करें तो 1021 टोटल लिंगानुपात है बालाघाट का। टोटल लिंगानुपात जो है 1002 डिंडोरी का है और 1008 जो है वो मंडला का है। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो बालाघाट में ग्रामीण लिंगानुपात है 1024, ये यहाँ का ग्रामीण लिंगानुपात है, और शहरी लिंगानुपात है 1026। तो कुल मिला के यहाँ का 1021 जो है आपका वो टोटल हो जाता है। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो यहाँ का कितना है? 1024। लिंगानुपात के दृष्टि से भिंड सबसे निचले स्तर पर है और ग्रामीण लिंगानुपात के दृष्टि से भी भिंड सबसे निचले स्तर पर है, और भिंड का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 828। बाकी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे हम लोग इतना करते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार की पीएससी के लिए। श्री जनगढ़ सिंह हैं, श्री जनगढ़ सिंह श्याम इनका पूरा नाम है। जनगढ़ सिंह श्याम इनका पूरा नाम है और ये गौड़ चित्रकार हैं। जनगढ़ सिंह श्याम ने एक चित्रकारिता की जो पहल शुरू की, आदिवासी चित्रकारिता की जो इनोवेशन किया, उसको जनगढ़ कलाम का नाम दिया गया है। तो जनगढ़ कलाम नाम की जो कला है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं जनगढ़ कलाम। तो कभी आपसे पूछे जनगढ़ कलाम नामक आदिवासी कला के प्रवर्तक कौन है, तो वो श्री जनगढ़ सिंह श्याम है। इनकी चित्रकारिता काफ़ी प्रसिद्ध हुई है मध्य प्रदेश में, भारत में, भारत के बाहर कई राष्ट्रों में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जा करके इनकी चित्रकारिता प्रसिद्ध हुई है। इनकी एक प्रसिद्ध बात यह भी है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में चित्रकारिता की है। भारत भवन के गुंबद भवन में चित्रकारी करने का श्रेय इनको जाता है। इसी प्रकार से इनके एक चित्र है लैंडस्केप विथ स्पाइडर, इनका एक चित्र है लैंडस्केप विथ स्पाइडर। तो लैंडस्केप विथ स्पाइडर इनका जो चित्र है वो यूएसए में इसकी नीलामी हुई थी, काफ़ी रुपयों में बिकी थी, बहुत फेमस हुए उसके माध्यम से। इनकी एक जो और प्रसिद्ध चित्रकला है वो है आपकी मैजिशियल डी लाट्रे नामक इनकी जो चित्रकला है वो दिल्ली के शिल्प संग्रहालय में सुरक्षित है। तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं गौड़ चित्रकारिता के माध्यम से, तो इनके बारे में पढ़ लें। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 73 चचनामा में वर्णित है। ये पीएससी का पुराना ही प्रश्न है, अलग टाइप से प्रश्न है। चचनामा में वर्णित है, तो चचनामा में सिंध का इतिहास वर्णित है। चचनामा चच धन नामा दो शब्दों से मिला है। चचनामा के जो लेखक है वो अली अहमद पुस्तक है, इसके लेखक जो है वो अली अहमद हैं, और इन्हीं का जो नाम है वो अली कुफी भी कहा जाता है। तो कई बार अली कुफी लेखक का नाम आएगा या फिर अली अहमद आएगा। तो चचनामा के लेखक अली अहमद या अली कुफी है। ठीक है, चच राजवंश के बारे में बताया गया है। चच राजवंश जो है मध्यकाल में ये सिंध के शासक होते थे। चच राजाओं का वर्णन है, इसलिए इसका नाम जो है वो चचनामा है।
यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चचनामा का जो दूसरा नाम है वो तारीख अल हिंद, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तारीख अल हिंद वस सिंध, तारीख अल हिंद वस सिंध इसका दूसरा नाम है। इसको फतहनामा भी कहा जाता है, तो फतहनामा भी कहा जाता है। सिंध की राजधानी, चचनामा में सिंध की राजधानी जो है वो अरोड़ को बताया गया है। सिंध की राजधानी अरोड़ को बताया गया है चचनामा। तो चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी क्या थी? अरोड़ थी। एक हिस्ट्री इसमें और प्रसिद्ध चलती है चचनामा में, वो इस चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात की गई है। मोहम्मद बिन कासिम के अधीन डाहर के एक शासक ने अरबों से युद्ध किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, तो कभी आपसे पूछे तो बढ़िया इत्मीनान से बता देवें। ठीक है, हम लोग चलते हैं 74वें प्रश्न की ओर। हमारा 74वां प्रश्न रहा ये, राज्य की 4 श्रेणी व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? हम लोग जानते हैं कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में गठित हुए, और 1956 का जो संविधान संशोधन था वो 7वां संविधान संशोधन था। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तब 4 श्रेणी होते थे। 4 श्रेणी ए बी सी डी सारे राज्य 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1956 तक 4 श्रेणियों में बटे हुए थे। कुछ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और कुछ पार्ट डी में। पार्ट डी में हालांकि केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। पार्ट सी और बी ए में बहुत सारे राज्य थे, तो ये अलग विषय है, यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना सा ये ध्यान रखना है कि 14 राज्य 6 संघ शासित राज्यों का गठन 56 में किया गया। 56 में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 संविधान संशोधन है, तो वो संविधान संशोधन 7वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनगणना 2000। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हामून चक्रवात तूफान कहाँ आया? तो हाल ही में हामून चक्रवात जो है ये कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है, तो इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? बंगाल की खाड़ी को। ये बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात है, और इसका जो नाम है वो ईरान ने रखा है। ईरान ने। ईरान में हामून का अर्थ होता है एक पठार पर या किसी क्षेत्र में दलदली भूमि। तो दलदली भूमि इसका नाम, मतलब हामून का शाब्दिक अर्थ होता है। ईरान ने इसका नाम रखा, और इसने भारत के पूर्वी तट को 24-25 सितंबर 2023 में ये आया। ठीक है, पूर्वी तट को प्रभावित किया। सबसे पहले बांग्लादेश के चट्टोग्राम क्षेत्र में इसको देखने को मिला। इसके बाद इसके बाद भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों पे ये टकराया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 लेते हैं हम लोग। यहाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है कि महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो हमारे सतना जिला में स्थित है। रीवा के निकटतम है, लेकिन जिला जो है वो सतना लगता है। हालांकि लोग इसको रीवा के नाम से ही जानते हैं, पर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी है। ये व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? सतना जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है, जहाँ पे मोहन के वंशजों को रखा गया है। ये व्हाइट टाइगर सफारी 2017 में शुरू हुई थी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जगह का जो नाम है सतना में वो है मुकुंदपुर। तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोहन की बात करें तो मोहन को राजा व्हाइट टाइगर है, राजा मार्तंड सिंह बघेल वंश के शासक मार्तंड सिंह ने इसको कहाँ से? बांधवगढ़ से पकड़ा था। ये बांधवगढ़ का एग्जैक्ट यदि हम लोग बात करें तो बरगदी वन सीधी से पकड़ा था इनको 1951 में। 1951 में इसको पकड़ा गया था, किसको? मोहन को। तो मोहन के वंशजों को ही रखा गया है इसमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर
किस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया? हम लोग जानते हैं कि वित्त वर्ष हमारा चलता था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मध्य प्रदेश का भी और भारत का तो अभी भी है, पर इसको संशोधित करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जैसा सामान्य वर्ष होता है वैसे ही वित्त वर्ष लाने का सुझाव जो है तो मध्य प्रदेश में वो शंकर आचार्य समिति ने दिया था। तो इसका सही उत्तर है शंकर आचार्य समिति की सिफारिश पर लाया गया। शंकर आचार्य समिति ने ये जब सिफारिश दी तो 1 जनवरी 2018 से वित्त वर्ष हमारे मध्य प्रदेश का 1 जनवरी से शुरू होने लगा। ठीक है, तो यह थोड़ी सी हम लोग बात कर लें कि बजट जो है इसी वित्त वर्ष में पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त वर्ष में ही बजट पेश किए जाते हैं, वित्त के सत्र चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकर आचार्य समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से कितने अंक का कम है? तो इसमें कुल इतनी सी बात हम लोग को डिस्कस करनी है कि राष्ट्रीय जनघनत्व 382 है और मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 146, तो 146 इसका हो जाता है सही उत्तर। चलते लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते? कहाँ नहीं पाए जाते? तो इसमें से हम लोग देखें तो ज्वार नद मुख वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का उतना ज़्यादा नहीं होता, बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहीं विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन स्थित है और तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार आते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। और इसमें ज्वार नदमुख वाले क्षेत्र जहाँ पे एकदम ज्वार एस्चुरी बनती है वहाँ नहीं पाए जाते। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा भारत का तो है ही है सुंदरवन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह सुंदरवन में स्थित या मैंग्रोव वन जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं। इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, राज्य की बारे में बात कर लें तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पूरे देश का लगभग 42% मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात, जहाँ तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार आते हैं उस हिस्से में आता है गुजरात। तो गुजरात जो है दूसरे नंबर पर है, लगभग 23.3% पूरे देश का मैंग्रोव वन गुजरात में पाया जाता है। और तीसरा राज्य इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका मतलब पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वनों के दृष्टि से ये 3 सबसे प्रसिद्ध देश राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न 81वां नंबर प्रश्न है विश्व में सोयाबीन का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में सोयाबीन का उत्पादक सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। भारत वर्तमान में 5वें नंबर पर है सोयाबीन के उत्पादन में। तो इसका मतलब पहला हो गया अमेरिका, तो इसमें दूसरा कौन है? दूसरा है ब्राज़ील, दूसरा ब्राज़ील। तीसरा है अर्जेंटीना जो यहाँ पे नहीं लिखा है, अर्जेंटीना। चौथा है चीन। तो पहला यूएसए, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चीन और पांचवा भारत। भारत 5वें नंबर पर है सोयाबीन के उत्पादन में। और भारत में मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो कभी मध्य प्रदेश कभी महाराष्ट्र, वर्तमान में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, ये इतना आंकड़ा ठीक रहेगा। लगभग पूरा विश्व का 60% सोयाबीन यूएसए में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है पंचायतों एवं नगरीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव कौन देता है? पंचायत एवं नगरीय निकाय के संसाधनों की वृद्धि के लिए राज्यों की संचित निधि में संवर्धन हेतु जो सलाह है, सुझाव है, वो देता है हमारा केंद्रीय वित्त आयोग। तो केंद्रीय वित्त आयोग का काम है। यहाँ पंचायत और नगरीय लिखा है तो कंफ्यूज ना हो, राज्य वित्त आयोग काम करता है, बजट उपलब्ध कराता है, लेकिन उसमें संवर्धन के लिए जो सुझाव का काम होता है वो केंद्रीय वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? बजट उपलब्ध कराएगा, पैसा की मांग करेगा, वो सब करेगा, लेकिन उसमें वृद्धि और संवर्धन के लिए काम करेगा
केंद्रीय वित्त आयोग, तो हम लोग ये प्रश्न जानते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग ही क्या करता है, सुझाव देने का काम करता है। और ये बातें जो हैं आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है, आर्टिकल 280 3 ख में वर्णित है। ठीक है, तो आर्टिकल 280 ख के अनुसार यह काम किसका है, केंद्रीय वित्त आयोग का है। संचित निधि की बात करें तो संचित निधि की चर्चा जो की गई है वो आर्टिकल 266 में की गई है, आर्टिकल 266 में। ठीक है, बाकी इन आयोगों के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी। 30 सितंबर 1932, ठीक है, को इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो 30 सितंबर 1932 को भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई, बाद में उसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। इसकी स्थापना पुणे में ही हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो, मतलब इसमें 2 सदस्यों का नाम भी याद रखिए। पहले जो अध्यक्ष बने थे वो घनश्याम दास बिरला बने थे, और इसके जो पहले सचिव बने थे वो थे अमृत लाल ठाकुर। तो इस प्रकार से घनश्याम दास बिरला और अमृत लाल ठाकुर ने ठक्कर इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, हरिजन सेवा संघ के या अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की। डॉक्टर अंबेडकर ने भी छुआछूत के बारे में एक संस्था बनाया था उसके उन्मूलन के लिए, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है तो वो भी छुआछूत विरोधी एक संस्था थी, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। इस सभा के द्वारा जो संदेश दिया गया वो 3 चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक दर्शन ही है पूरा, वो है शिक्षित करो, संगठित रहो और आंदोलन करो। तो शिक्षित करो मतलब एक दूसरे को शिक्षित करो, संगठित रहो और आंदोलन करो, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ही स्लोगन था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखें तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें फिर से एक बार हाल ही में हार्मोन के बारे में है जो रिपीटेड है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको यहाँ से हम लोग स्किप करते हैं। चलते हैं 50वें नंबर प्रश्न पर। हमारा जो 50वां नंबर प्रश्न है वो इधर है। हाँ, इटाई रोग कारक क्या है? तो आपसे पूछा है इटाई रोग, और इटाई रोग का रोग कारक होता है कैडमियम CD। तो इसका जो रोग कारक है वो कैडमियम रोग, ये इस रोग की बात करें तो ये रोग पहली बार इस रोग की खोज जापान में हुई, इटाई रोग की। इटाई रोग 1968 में पहली बार ये दर्ज किया गया, रोग का दर्जा मिला गया इसको। और ये जापान के टोयामा नामक जगह में एक जिंजू नदी है, जिंजू नदी में पहली बार इस तत्व के प्रभाव के कारण रोग खोजा गया, ये याद रखना है। इसी प्रकार से जापान की मिनी माता खाड़ी में पारा के अधिकता के कारण एक रोग खोजा गया, ठीक है, जिसको मिनी माता रोग कहते हैं। तो मिनी माता रोग मिनी माता खाड़ी में खोजा गया, वो भी जापान से आया। ठीक है, तो कभी कभी आपसे मिनी माता का पूछ ले तो वो पारा, और इटाई का कैडमियम। लेड के कारण जो एक रोग होता है उसमें लेड की अधिकता के कारण वो उसको कहते हैं एनीमिया भी होती है, इम्यूनो टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण एक रोग होता है जिसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। इटाई रोग की बात करें तो यह रोग वृक्क की नलिका को मतलब उत्सर्जन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, यह कंकाल तंत्र को प्रभावित कर सकता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और कैंसर का कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न। अलबरूनी के अनुसार डहाल के शासक गांगेय देव की राजधानी क्या थी? तो अलबरूनी के अनुसार डहाल के शासक गंगेय देव की राजधानी त्रिपुरी थी। हम लोग जानते हैं डहाल क्षेत्र कलचुरियों का क्षेत्र था।
और उन्हीं कलचुरियों में से एक शासक था गंगेदेव। इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। गांगे ने चालुक्य राजा जय सिंह को पराजित किया था। ठीक है, बाकी ये सारे क्षेत्र आप पढ़ते ही रहते हैं, इनके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बस यहाँ पे ये बता देना आपकी ज़रूरत है कि गांगेय देव के पिता कोक्कल देव द्वितीय थे और इसका बेटा जो था वो लक्ष्मीकरण कर्ण, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 87वां नंबर प्रश्न, उर्मिल नदी के तट पर ऐतिहासिक घटना कौन सी घटी? तो उर्मिल नदी के तट पर ऐतिहासिक घटना जो घटी वो है चरण पादुका नरसंहार छतरपुर। तो उर्मिल नदी कहाँ है? छतरपुर में है, छतरपुर में प्रवाहित होती है। तो यह घटना जो है चरण पादुका मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 1931 को यह घटना घटी थी। 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के चरण पादुका जगह नामक जगह पर, जो कि छतरपुर जिले में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और विकल्प दिए हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, ये 23-24 जुलाई 1931 खंडवा में घटित हुआ पंजाब मेल। सोहावल नरसंहार की बात करें तो ये सतना में है। सोहावल नरसंहार 1938 में 29 जुलाई 1938 में ये सतना में घटित हुआ। जंगल सत्याग्रह आप लोग जानते हैं 1930 में। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय जो है राज्य के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह बात हम लोग जानते हैं। केंद्र में भी स्पीकर, तो केंद्रीय स्पीकर जो होता है तो लोकसभा अध्यक्ष, उनके द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के बारे में जो बात की गई हो आर्टिकल 110 में की गई है, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो उसको राज्यपाल की सहमति से रखाया जाएगा, और ऐसा प्रावधान आर्टिकल 200 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 198 में ये कहा गया है कि उसको राज्य विधानमंडल में रखना होता है। तो ये कुछ अनुच्छेद है, इनको याद रखें इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 कि गोताखोर पलक शर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा खेल पुरस्कार दिया है? तो गोताखोर, पहले तो इतना याद रख ले कि गोताखोर है पलक शर्मा। ठीक है, इंदौर की है। इनको 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में दिया है, लेकिन 2023 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान मंत्री जो रही हैं वो यशोधरा राजे रही हैं। ठीक है, 2023 में 2022 के लिए कुल 23 खिलाड़ियों को ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल पुरस्कार दिए गए, जिसमें खेल रत्न पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और प्रभाष जोशी पुरस्कार शामिल हैं। 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है एकलव्य पुरस्कार में। इसके अलावा इसमें कुछ पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको जरूर निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा परीक्षा के पहले। ठीक है, कुछ प्रश्न आगे मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इन विकल्पों में से देखें तो 2 विकल्पों में है, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य लेकिन इसका जो सही उत्तर है, यदि एक कोई उत्तर लगाना हो तो राजस्थान लगाएं। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा हो कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किसी एक वन्य जीव के लिए बनाने वाला ये राजस्थान था, लेकिन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। पर इसको पहली बार वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मात्र था, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान ने ही घड़ियाल के लिए इस अभ्यारण्य को संरक्षित किया, तो उसने घड़ियाल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो राजस्थान ने पहली बार इसको घड़ियाल के लिए आरक्षित किया, तब से इसका नाम राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो किसी एक जीव के लिए होता है तो वो है घड़ियाल। दूसरा जो कि लुप्त प्राय है, दूसरा इसमें
कुछ कछुए पाए जाते हैं, लाल मुकुट वाले कछुए पाए जाते हैं, वो भी लुप्त प्राय हैं। पर स्थिति की बात की जाए तो ये दोनों राज्यों में स्थित है। इस प्रश्न में आप राजस्थान लगाएंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य की क्लैरिटी आती है। हालांकि आयोग ऐसा प्रश्न देगा तो निश्चित रूप से विवाद करके बच्चे इसका दोनों ऑप्शन मनवा ही लेंगे और आयोग को दोनों मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। एक चीज इसमें और जोड़ ली जाए कि यह अभ्यारण्य जो है चंबल नदी पर है, ये तो पता ही है, कछुए के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य खतिहार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी नोट करिएगा कि खतियार गिरी शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? तो सहरिया, बैगा, भारिया ये तीनों शामिल हैं और तीन ही ये जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द है आपका पीवीटीजी। इसका मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के नाम से इनको जाना जाता है। इसकी थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग के अलावा ज़रूरी है, थोड़ा सा देखते हैं। 1960 में ढेबर आयोग का गठन हुआ। ढेबर आयोग, ठीक, ढेबर आयोग। और ढेबर आयोग ने पिछड़ी जनजातियों का विभाजन किया, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों का विभाजन किया। इसके अलावा द शेड्यूल पेरियाज, समझिएगा, सबसे पहले 1960 में ढेबर आयोग ने ये सिफारिश दी कि जनजातियों का, विशेष पिछड़ी जनजातियों का या जनजातियों का वर्गीकरण होना चाहिए। इसके आधार पर 1960 में ही द शेड्यूल, इसको ऐसे लिखते हैं, द शेड्यूल, एक तो पहले ढेबर आयोग लिख लीजिएगा, ढेबर आयोग 1960 जनजातियों के विभाजन से संबंधित है। द शेड्यूल पेरियाज एंड ट्राइब, द शेड्यूल पेरियाज एंड ट्राइब कमीशन, एक आयोग बना जिसका नाम था द शेड्यूल पेरियाज एंड ट्राइबल कमीशन। ठीक, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित रखा गया या वर्गीकृत किया गया। उन 7 में से 4 जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चली गई और 3 जो हैं वो मध्य प्रदेश में बची हैं। तो 3 और कौन सी, 4 वो कौन सी जनजातियां थी जो विभाजित की गई थी और अब छत्तीसगढ़ में हैं? उनमें से एक है अबूझ माड़िया, दूसरा है आपका हिल कोरमा, तीसरा है आपका कामर और चौथा है बिरहोर। तो कामर, बिरहोर, अबूझ माड़िया और हिल कोरमा ये जनजातियां अब विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल होते हुए छत्तीसगढ़ में हैं और इस ढेबर आयोग ही कह सकते हैं या इसको द पेरियाज एंड ट्राइब आयोग कह सकते हैं। उनके आधार पर वर्गीकृत 7 में से 3 जनजातियां जो है वो मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में इन जनजातियों के विकास के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का, ये मध्य प्रदेश में, देश में पूरे केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पीवीजीटी ट्राइब्स के लिए विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए, कुछ बातें हम लोग इसमें और कर लें। ऐसी जनजातियों के लिए नवासी आदिवासी विकास खंड भी बनाए जाते हैं जनजातियों के विशेष विकास के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन्हीं के विकास के लिए कुछ अधिकरण बनाए जाते हैं, आदिवासी विकास अधिकरण,
तो हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 11 आदिवासी विकास अधिकरण हैं अलग अलग जनजातियों के लिए, जिनमें से 6 जो हैं तो बैगा आदिवासियों के लिए हैं, 5 जो हैं तो सहरिया और भारिया के लिए हैं। तो 6 बैगा विकास प्राधिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिडोरी और अनूपपुर में स्थित है बैगा विकास प्राधिकरण। इस प्रकार से यदि 15 की बात करें तो इसमें तामिया छिंदवाड़ा जो है भारिया के लिए, भारिया विकास प्राधिकरण है तामिया में। ग्वालियर में, श्योपुर में, शिवपुरी में जो है तो सहरिया के विकास के लिए जो है विकास प्राधिकरण बनाया गया है वो है, ठीक है। तो बैहर बालाघाट में भारिया के लिए बनाया गया है। तो कुल 11 विकास प्राधिकरण हैं विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। 11 में से जो 6 है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए हैं? बैगा के लिए। 15 जिलों में ये स्थित हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका डिस्कशन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसकी रचना है? तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे जो है वो रचना है किसकी? इसमें शरद जोशी की, ठीक है। तो शरद जोशी हम लोग जानते हैं कि व्यंग्यकार हैं। इनकी रचनाएं जो हैं तो और भी आप लोग को ध्यान रखने योग्य है। शरद जोशी का जो जन्म है 1931 में उज्जैन में हुआ था, तो ये उज्जैन से संबंध रखते हैं। और इनका जो निधन हुआ वो मुंबई में हुआ 1991 में। व्यंग्य संग्रह इनके बहुत सारे हैं, जैसे फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, परिक्रमा तिलिस्म, यथासंभव, यथा समय, दूसरी सतह, नाटक है एक था गधा, अंधों का हाथी। बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। इनके फिल्म लेखन में उत्सव, गोधिल, सांच को आँच नहीं, क्षितिज, छोटी सी बात। इनका दूरदर्शन का धारावाहिक इनके द्वारा लिखा गया बहुत प्रसिद्ध हुआ, बेताल भट्ट। तो बेताल भट्ट लगभग सबने देखा होगा, वो शरद जोशी का लिखा हुआ नाटक। सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, ये जो है जिंदगी, ठीक, देवी जी, प्याले में तूफान, लापतागंज, ये सब इनके द्वारा ही लिखा गया है। नदी में खड़ा कवि इनका लेख संग्रह है। नई दुनिया नामक पत्रिका में ये व्यंग्य लिखते रहे हैं, ठीक है। सूचना और प्रकाशन विभाग में इन्होंने काम भी किया है। मुंबई में से प्रकाशित हिंदी एक्सप्रेस का संपादन किया है। बहुत सारी बातें हैं। पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1990 में, ठीक। इस प्रकार से शरद जोशी के नाम से 1992-93 से मध्य प्रदेश सरकार सम्मान भी देती है। और पहला शरद जोशी सम्मान जो दिया गया वो हरिशंकर परसाई, जो कि दूसरे प्रमुख व्यंग्य लेखक मध्य प्रदेश के, ठीक है। इतनी बातें हमने इसमें बात की। अब चलते हैं नंबर 93 क्वेश्चन पर। 93वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे हम लोग जानते हैं कि वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए ओसबॉर्न स्मिथ। हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ और 1 अप्रैल 35 से लेकर के 30 जून 37 तक ओसबॉर्न स्मिथ इसके आरबीआई के गवर्नर रहे। इसमें सीडी देशमुख भी आरबीआई के गवर्नर रहे 1941 से 1943 तक, और ये भारत के पहले वित्त मंत्री भी जाने जाते हैं। 1950 से 57 तक ये सीडी देशमुख भारत के वित्त मंत्री भी थे। हिल्टन आयोग जो है वो रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसके सिफारिशों पर 1926 में आया। 1926 में इसकी सिफारिशों पर ही आरबीआई का गठन हुआ और रॉस बारकर जो है वो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 94 नंबर का क्वेश्चन। 21 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले में हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई? तो 21 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इस तारीख को हवाई अड्डे की स्थापना की गई। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी स्थापना की गई। हम लोग जानते हैं कि इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं क्षेत्रों से हैं, मतलब ग्रिड क्षेत्र से, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं। तो उन्होंने दतिया में इसकी स्थापना कराई है
और AAI की हम लोग बात करें तो यह प्राधिकरण 1995 में स्थापित हुआ, ठीक है, जो भारत में हवाई अड्डे से संबंधित विनिमय या रेगुलेशन का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक साधन है? तो ऊर्जा का इसमें पारंपरिक साधन पवन चक्की है नहीं, ज्वारी ऊर्जा है नहीं, सौर ऊर्जा है नहीं, तो जो विकल्प के अनुसार हो सकता है बायोमास। तो बायोमास में से थोड़ा सा इसमें डिस्कशन है, कई बार बायोमास को भी पारंपरिक साधन नहीं माना जाता है और नए साधनों में गिना जाता है। लेकिन जब आपके सामने 3 विकल्प ऐसे हों जिसमें तीनों एकदम शुद्ध पारंपरिक ना हो, तो फिर आपको चौथा विकल्प वो है बायोमास, क्योंकि बायोमास का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा है पारंपरिकता का और एक हिस्सा है नवीकरणीयता का, दोनों हिस्से इसमें हैं। पारंपरिक रूप से जो लकड़ी, उपले या कोई कोयला ऐसे ही सीधे सीधे इस्तेमाल किए जा सकते थे, तो वो पारंपरिक साधन में आ जाएंगे। और बायोमास का दूसरा हिस्सा है जो आजकल जैव अपशिष्ट से ईंधन बनाते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं या इसी प्रकार से बायोगैस बनाते हैं, तो वो जो हिस्सा है वो नवीकरणीय या पारंपरिक साधन में नहीं आएगा। तो फिलहाल इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर है आपका बायोमास, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार्य खाद्य पदार्थ का उदाहरण है? तो विकार्य खाद्य पदार्थ का उदाहरण इनमें से दूध एवं दही है। देखिए, खाद्य पदार्थों को विकार होने, विकार का मतलब बेकार, नष्ट होने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, एक अविकार्य, दूसरा विकार्य और बीच का अर्धविकार। तो अविकार वो होते हैं जो बहुत दिनों तक नष्ट नहीं होते, लंबे समय तक चल सकते हैं, उनको कहते हैं अविकार खाद्य पदार्थ। जैसे चावल, गेहूं, ठीक है, नमक, शक्कर हो सकता है लंबे समय तक चल जाए। जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनकी अवधि 1-2 दिन होती है, वो होते हैं विकार्य पदार्थ। तो वो होते हैं दूध एवं दही, छाछ या कच्चे ऐसे कोई पदार्थ। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों तक, 7 दिन तक चल जाते हैं, वो होते हैं अर्धविकार, जैसे आलू, प्याज, सब्जी वगैरह। तो अविकार, विकार और अर्धविकार, इन 3 आधारों पे बांटा जाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न हमारा है, 97 नंबर का प्रश्न है कि सुक्ता परियोजना निम्नलिखित में से किन जिलों में संचालित है? सुक्ता परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? तो लाभान्वित जिला इनमें से जो है वो है बुरहानपुर। इसमें सुक्ता परियोजना जो है तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में संचालित है। तो दूसरा, और यह लाभान्वित होने के दृष्टि से पहला खंडवा जिला है और दूसरा जो है वो बुरहानपुर है। नर्मदा की सहायक नदी है सुक्ता, उस पर ये परियोजना संचालित है। 1985 में यह परियोजना बनाई गई। इसका जो वर्तमान में नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवंत सागर परियोजना खिरोला। भगवंत सागर परियोजना, जगह का नाम है खिरोला जहां ये डैम बना हुआ है, भगवंत सागर। तो भगवंत सागर परियोजना सुक्ता परियोजना का ही नया नाम है, याद रखना है। खंडवा में 18,583 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता रखने वाला ये है। तो खंडवा और बुरहानपुर इससे लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति जारी की गई? तो नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 इसका पूरा नाम ही हो जाता है। तो 2020 में जारी की गई, जो 2013 की पुरानी नीति की जगह लेगी। तो इसके पहले 2013 में जारी की गई थी ये नीति, अब उसकी जगह लेगी क्या? नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020। लैंगिक समानता, बच्चों एवं बुजुर्गों की देखरेख, दिव्यांगों के लिए इसमें सुविधाएं बनाना, इस नवाचार नीति के प्रमुख प्रयास होंगे, उद्देश्य होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न कि औद्योगिक न्यायालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, या औद्योगिक न्यायालय मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो औद्योगिक न्यायालय बनाया गया है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में ही औद्योगिक न्यायालय बनाया गया है और इसके जो वर्तमान न्यायमूर्ति हैं वो श्री S.K. अवस्थी हैं, ठीक है। S.K. अवस्थी औद्योगिक न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो न्यायालयीन क्षेत्र है वो जबलपुर है और इसकी 2 खंडपीठ, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न और आज का आखिरी, इस टेस्ट सीरीज का भी आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सी क्रिया रासायनिक क्रिया का उदाहरण है? तो साइंस का ये प्रश्न रासायनिक क्रिया का उदाहरण, तो इसमें आग का जलना रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, धूप में धातु का गर्म होना भौतिक क्रिया का उदाहरण है, और बाष्पीकरण भी भौतिक क्रिया का, लेकिन इसमें रासायनिक क्रिया का जो उदाहरण है वो है आग का जलना। आग जब जलती है तो हमेशा O2 की सहायता से जलती है। जो भी पदार्थ जलता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ जलता है, वह O2 से क्रिया करता है और CO2 प्रोड्यूस होता है, तो CO2 बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इसमें एक पूरी क्रिया हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन यदि जलेगा, कोयला यदि जलेगा तो उसमें होगा कार्बन, और जलेगा तभी जब मिलेगी उसको ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें से तापीय ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक प्रकार की कैसी क्रिया हो गई? रासायनिक क्रिया। तो ये रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे आज के 34 प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज के 100 प्रश्न। अगले टेस्ट सीरीज में हम लोग आखिर 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आपके इष्ट मित्र हैं, जिनको ये ज़रूरत पड़ सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।